नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइज वो सभी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS, BEd या फिर DLED के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आप सभी के सी टेट के पर्पसेस और यूपी टेट के पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज हम साइंस और हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जिसके थ्रू आप अपने अदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके ईजीली। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस किरण को इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी है आपका बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी है आपका गामा किरणें और लास्ट है आपका पराबैंगनी किरणें। तो सही जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो है आपका बीटा किरणें। गाइस, बीटा किरण जिसे हम B- से डिनोट करते हैं, B- होता है आपका बीटा किरणें। यही बीटा रेस के ऊपर 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 होता है इसका एटॉमिक मास। बीटा किरण को ही हम E- से डिनोट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन से, और इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 की पावर -19 कूलम। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप की जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है गाइस। तो आपको पता होगा जब आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटम का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एटम होता है, एटम के सेंटर में बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 2 पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इसी के किनारे इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। 2, 8 और 18 की संख्या में, 2, 8, 8, 18 की संख्या में। और गाइज, यही जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इन्हीं की वजह से ये जो एटम है स्टेबलाइज्ड रहता है यानी कि बैलेंस्ड रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं गाइज। यहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपका है, आपकी पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेस। गाइज, यूवी रेस के बारे में आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमम जो कैंसर के केसेस होते हैं वो सभी पराबैंगनी किरणों की वजह से होते हैं। और यूवी रेज जो होती है उनसे रक्षा करने के लिए हमारी अर्थ के अराउंड में एक स्फेरिकल ऑर्बिट होती है गाइज, और इसी स्फेरिकल ऑर्बिट को हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, और ये जो आपकी ओजोन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? हमारी स्ट्रेटोस्फियर में। तो यही आपका क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपके इस टॉपिक से उठता है कि ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है, और आपको जो वेदर चेंजेस है वो भी कहाँ पे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में कई बार ही आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अदर एग्जाम्स में भी आए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। जब यह कांच की ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो यह ठंडी हो जाती है और जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो गाइस, आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एक ठंडी ग्लास में पानी लेकर के बैठते हैं, ठीक है, तो यही जो आपका पानी है ग्लास का ठंडा, जब काफ़ी देर तक आप इसको रख देते हैं तो जो एटमॉस्फेयर एक वेपर है, आप सभी को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ वेपर्स है जो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और यही वेपर्स कंडेंस होके इस ग्लास के ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन, दूसरा है आपका संघनन यानी कि कंडेंसेशन, अगला है आपका जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल, और लास्ट है आपका गलन यानी कि मेल्टिंग। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो गाइज, हमने अभी बात करी थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी ऐसे सिस्टम या ऐसी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं जिसका कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से थोड़ा सा कम है, तो ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे में चिपक कर एक बूंद का निर्माण करते हैं, और यही ग्लास के या बॉटल के किनारे जनरली पाए जाते हैं। अच्छा, वाष्पन क्या होता है गाइस? तो वाष्पन आई होप आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि जिन बच्चों का सोशल साइंस का बैकग्राउंड होता है उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो गाइस, वाष्पन मीन्स होता है कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर आपने पानी भरा, ठीक है, या कोई भी लिक्विड भरा,
उसको आपने थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी मतलब हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है ना। तो यही हीट एनर्जी जब आप इस बर्तन को देते हैं तो इन्हीं हीट एनर्जी की वजह से ये जो छोटे छोटे H2O के पार्टिकल्स हैं ये टूट जाते हैं, एक दूसरे के साथ में जो बॉन्डिंग के द्वारा बंधे रहते हैं वो टूट जाते हैं, और यही एटम्स धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में वेपर्स के रूप में बाहर तैरने लगते हैं, और यही जो आपका प्रोसेस है वो वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन कहलाता है। जल चक्र काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, और ये किसी ग्लास के अंदर या बॉटल के अंदर नहीं पाया जाता। तो इस वजह से क्या है, हालांकि ये रोल प्ले करते हैं, जब पानी इवेपोरेट होता है तो थोड़ा सा टब, थोड़ा सा पानी यहाँ वहाँ जो फैला रहता है वो भी वाटर साइकिल का एक पार्ट होता है। बट गाइस जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। गलन मीन्स आपको पता होगा किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गलन यानी कि मेल्टिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस नियम को पहचाने जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर जबे किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाले विद्युत ऊर्जा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको बताना है कि दिए गए नियम में से ऐसा कौन सा नियम है जो ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो मटेरियल जमा होता है, जो पदार्थ जमा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, उसमें प्रवाहित विद्युत ऊर्जा की, यानी कि किसी भी कैथोड या एनोड में या किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हम, या जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर दौड़ती है, दैट इज इक्वल टू द सब्सटेंस दैट इज अटैच टू इलेक्ट्रोड सरफेस। यही आपको बताना है। तो ये कौन सा लॉ है आपको पहचानना है। पहला है आपका फैराडे का नियम या फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा है आपका फैराडे का द्वितीय नियम, तीसरा है आपका ऑस्टेड का नियम, और चौथा है किरचॉफ का नियम। तो गाइज फैराडे का प्रथम नियम है जो ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, यानी कि कैथोड और एनोड, और इन्हीं के अंदर जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के इस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो यही इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जो है आयनाइज कर देते हैं इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट मटेरियल्स को, पार्टिकल्स को, और इसके कारण ये जो मैटर है यहाँ पे सेटल हो जाता है, ठीक है ना। और यही जो आपका प्रोसेस है ये बताता है फैराडे का प्रथम नियम। तो ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, जमे हुए पदार्थ की मात्रा के बराबर। अगला प्रश्न है आपका, किसने दर्शाया है कि इलेक्ट्रोड को जल में डुबोकर जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो गाइज ये जो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव करा था सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड को किसी भी अगर जल में डुबोए जाते हैं, और जल में डुबोने के बाद उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है तो उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम के बुलबुले निकलते हैं, ठीक है, नाम के नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, अभी हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, तो किसी भी सॉल्यूशन, बेसिकली वाटर का ये जो सॉल्यूशन है वाटर है बेसिकली, ठीक है। वाटर के अंदर हमने दो अगर इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दी, अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के बाद यहाँ से जो बुलबुले होते हैं इस सॉल्यूशन में से ऐसे निकलते हैं। तो एक इसमें जो गैस पाई जाती है वो होती है O2, और दूसरी जो गैस होती है वो होती है H2। तो ये किसने प्रूफ करा था, तो ये गाइस बताया था सबसे पहले विलियम निकोलस ने बताया था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो पानी में अगर वो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है तो उस पानी में से O2 और H2 के जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं, ठीक है। टेस्ला रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और हेनरी जो है आपके वो करंट से रिलेटेड है, माइकल फैराडे जो है ये भी आपके रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई चीनी का जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, या शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ऑप्शन नंबर 2 है आपका ढलाई यानी कि मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका यानी कि सी है किण्वन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका संक्रमण। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है यहाँ पर किण्वन। तो गाइज किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन ये होता है गाइज ईस्ट एक फंगस होता है जो आपने जनरली देखा होगा बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है ब्रेड बनाने के लिए या बन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ईस्ट का फंक्शन क्या होता है, ईस्ट जब भी
और शुगर के साथ में, शुगर कंपोनेंट के साथ में जब रिएक्ट करता है तो जो सब्सटेंस ये बनाता है वो होता है एल्कोहल। एल्कोहल यानी किसी भी सब्सटेंस के लास्ट में अगर आप OH माइनस देखते हैं, सॉरी OH माइनस, तो ये जो होता है आपका एल्कोहल का सूचक होता है। यानी कि अगर आपने देखा CH3OH, तो ये क्या होता है आपका एल्कोहल का सूचक, ठीक है ना। तो यानी कि एक एल्कोहल है। तो फर्मेंटेशन इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ या द रिएक्शन ऑफ या द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड शुगर टू कन्वर्ट इन अल्कोहल इज कॉल्ड व्हाट, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण आपने दालों में देखा होगा, सॉरी आपका जो नाइट्रोजन से ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर यूरिया बनने का जो प्रोसेस है आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। मोल्डिंग मीन्स होता है जब भी आप किसी मेटल को शेप देना चाहते हैं तो पहले उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जिस सांचे में उसे डालना है उसके अकॉर्डिंग उसे आप चेंज कर देते हैं, तो यही आपका प्रोसेस मोल्डिंग कहलाता है। संक्रमण मीन्स होता है संक्रमण, जैसे कि कोरोना, तो संक्रमण मीन्स होता है गाइस किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी चीज़ का, यानी कि कंटेजियस डिजीज़ का या वायरस का या बैक्टीरिया का किसी भी अनइन्फेक्टेड पर्सन तक चले जाना, ये जो प्रोसेस है आपका कहलाता है संक्रमण। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका एल्कोहल और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ईस्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक और है गाइस एंटीबायोटिक जिसे हम टेरामाइसिन कहते हैं। जनरली ये जो दो एंटीबायोटिक हैं ये आपने किसी भी मेडिकल स्टोर पे, जनरल स्टोर पे या किसी भी डॉक्टर को जनरली देते हुए देखा होगा। जो छोटे मोटे रोग से अगर कोई ग्रसित होता है तो एंटीबायोटिक उन्हें दी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन भी होती है। और कैसे अल्कोहल आपने जनरली देखा होगा सैनिटाइजर्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। और कई बार दवाई यानी कि सिरप बनाने में भी यूज़ होता है अल्कोहल का। तो अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। बेवरेजेस के रूप में जैसे कि विस्की या बियर के रूप में भी यूज़ होता है। ईस्ट आपका बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे आपको बन्स बनाने होते हैं, पिज़्ज़ा बनाने होते हैं, तो वहाँ पे ईस्ट काम आता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला आपका सोडा होता है दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो इसे भी बेकिंग इंडस्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम गर्मियों में हल्के रंग या सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। तो गाइस जब भी हम गर्मी का मौसम आता है तो जनरली हम ऐसे कपड़े वेयर करते हैं जो या तो वाइट होते हैं या लाइट येलो, लाइट पिंक, ये सब कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सफ़ेद कपड़े आंखों को ठंडक देते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका सफ़ेद कपड़े सूरज की गर्मी को परावर्तित करते हैं और हमारे शरीर को ठंडा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है ना तो ए और ना ही बी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, मोस्ट एक्यूरेट आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गाइस, तो वो है आपका बी। यानी कि जब भी हम किसी सफ़ेद कपड़े को पहनते हैं तो ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये हीट को, यानी कि सनलाइट को या हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो हमारे जो कपड़े हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हीट को, और इसके कारण हमारी जो बॉडी है वहाँ तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा, अगर यहाँ पे जो कपड़ा है वो ब्लैक कलर का या डार्क रेड या डार्क ब्लू दिखाई देता है तो इससे क्या होता है। तो गाइस इससे क्या होता है कि जब भी हमको इस टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं जो गाढ़े रंग का होता है तो हीट एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, और जिससे कि हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संक्षारण की रोकथाम किसके द्वारा की जाती है। तो संक्षारण की रोकथाम के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सतह पर पेंट या रोगन, ऑप्शन नंबर बी है आपका तेल ग्रीस गैल्वेनाइजेशन लगाने से, ऑप्शन नंबर सी है आपका नमी में रखकर, ऑप्शन नंबर डी है आपका दोनों ए और बी। तो गाइज यहाँ जो करेक्ट आंसर आता है वो है सतह पर पेंट और रोगन लगाने से भी, ऑप्शन नंबर बी है आपका तेल ग्रीस और गैल्वेनाइजेशन लगाने से भी, यानी कि दोनों करेक्ट है आपके आंसर। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा आपका वो होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। गाइज संक्षारण मीन्स होता क्या है, आपने करोजन का नाम सुना होगा। जनरली क्या होता है कि मेटल, जैसे कि जनरली आयरन, ठीक है, और आयरन या लोहा को आप देख सकते हैं हर जगह नॉर्मली।
तो आयरन क्या करता है कि अपने पास मौजूद जो मॉइस्चर या फिर जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ में रिएक्ट करता है और फेरस ऑक्साइड नाम का FeO नाम का कंपोनेंट बनाता है, कंपाउंड बनाता है। और इसका कलर जो होता है ब्राउन होता है, जिसे आप जंग के नाम से जानते हैं। और जंग लगने के बाद जो यहाँ मेटल की सरफेस है वो खुरदरी हो जाती है, खराब हो जाती है, और यही जो प्रोसेस होता है वो संक्षारण कहलाता है। तो इससे बचने के लिए सतह पर पेंट या रोगन किया जाता है, तेल ग्रीस या गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है आपका डी। अगले प्रश्न पे आते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है। तो गाइज ये प्रोसेस जिसमें कि एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका परमाणु संलयन, ऑप्शन नंबर बी है आपका परमाणु विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है न तो ए और ना ही बी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है परमाणु विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन। गाइस दो टर्म होता है, फिशन और फ्यूजन, ठीक है। परमाणु मीन्स एटॉमिक होता है, तो संलयन मीन्स होता है दो छोटे छोटे एटम्स, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस का मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना। ये जो आपका प्रोसेस है ये कहलाता है परमाणु संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। जबकि परमाणु विखंडन में क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस दो जुड़कर एक बड़े न्यूक्लियस में बदल जाते हैं, और यही कहलाता है आपका परमाणु विखंडन, यानी कि एटॉमिक फ्यूजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा बीटा और गामा किरणों जैसे हानिकारक विकिरण के माध्यम से कुछ तत्वों के परमाणु क्षय की घटना को डैश कहा जाता है, यानी कि सब्सटेंस है उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है उसके बाद जो एटॉमिक रिडक्शन होता है, यानी कि परमाणु क्षय होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर 2 है आपका परमाणविकता, और ऑप्शन नंबर 3 है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी है आपका परमाणु विस्फोट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रेडियोधर्मिता। गाइस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 38, यूरेनियम 239, तो ये लगातार क्या करते हैं अपने अंदर से रेडिएशन है जिसके कारण परमाणु क्षय होता है, ये घटना आपकी रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स होता है कि फोटो यानी कि लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन का इमल्शन, यानी कि किसी भी ऐसे सरफेस के ऊपर जिस पर सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। लास्ट आपका परमाणु विस्फोट, तो आपने पढ़ा होगा एटॉमिक एक्सप्लोजन के बारे में। तो ये गाइज होता क्या है रिएक्टर्स में, क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कि एक यूरेनियम अगर 239 लिया, ठीक है, तो जब इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है तो एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। उसमें क्या होता है एक यूरेनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, यही तीनों इलेक्ट्रॉन्स आगे चल के और 3 में डिवाइड हो गए, उसके बाद ये चल के आगे और 3 में डिवाइड हो जाएंगे, और यही जो आपकी प्रक्रिया है ये कहलाती है परमाणु विस्फोट। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ गति से ये जो है रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कार्बन रॉड लगाए जाते हैं जो इस रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। कंट्रोल्ड वे में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट